हेलो एवरीवन। स्वागत है आप। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हमने स्पोर्ट के बारे में आपसे काफ़ी सारे वादे किए थे कि एमपी का जो स्पोर्ट है इसको कवर करेंगे एक ही क्लास में। तो आज ये वही सेशन है जिसमें आपको हम एमपी का स्पोर्ट मध्य प्रदेश में खेल कूद को बारीकी के साथ कवर कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जो कहानी है। देखते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत खेल कूद को। देखिए टॉपिक की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इससे सवाल हमेशा बनते हैं और एमपीपीएससी किस प्रकार के सवाल पूछती है वो भी अपन यहाँ पर समझेंगे। अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं, खिलाड़ियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, स्टेडियम पूछे जाते हैं या अवार्ड आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट हम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट से करेंगे जहां हमारा पेपर बन सकता है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार 2019 के जो खेल पुरस्कार हैं, मतलब जिन्हें आप 2020 के खेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ये 2019 में आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है उसके लिए दिए गए हैं। कब दिए गए हैं? 28 ऑफ दिसंबर 2020 को। और दिए कहां पर गए हैं? जो मिंटो हॉल है, इस मिंटो हॉल में। तो यहां से तीन सवाल आपके बन सकते हैं। 2020 के खेल पुरस्कारों की घोषणा कब की गई? 28 ऑफ दिसंबर 2020 को। और ये 2019 के पुरस्कार दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की। खेल पुरस्कारों की घोषणा करने वाली समिति की अध्यक्ष होते हैं खेल मंत्री। वर्तमान में एमपी की जो खेल मंत्री हैं श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया हैं। याद रखिएगा, 28 ऑफ दिसंबर 2020 को घोषणा की गई है, शिवराज सिंह चौहान ने की है, जो कि एमपी के चौथी बार सीएम बने हैं। वर्तमान में हमारी खेल मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया हैं। और इन्हीं की समिति के द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, किसको मिलेंगे और किसको नहीं मिलने वाले। हमारे प्रदेश में कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा विक्रम पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1990 में की गई थी। एकलव्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1994 में की गई है। विश्वामित्र पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1994 में की गई है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये 2002 में आपका स्टार्ट किया गया है। तो 2020 के पुरस्कार अनाउंस हो चुके हैं। देखते हैं किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो इस इवेंट में स्पेशल गेस्ट के तौर पर एक व्यक्ति को बुलाया गया था। विशेष अतिथि के तौर पर एक पर्सन को यहाँ पर बुलाया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, जिन्हें आप लोग जानते हैं जसपाल राणा। जसपाल राणा आपके पास क्या है? ओलंपियन शूटर हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित है। तो क्वेश्चन बनेगा 2020 के समारोह में स्पेशल गेस्ट के तौर पर, विशेष अतिथि के तौर पर किसको बुलाया गया है? आप बताइएगा। जसपाल राणा जी को यहाँ पर बुलाया गया है। सबसे पहला हमारा जो पुरस्कार है ये एकलव्य पुरस्कार है। एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई थी। एमपी के मूल निवासियों को दिया जाता है। एमपी के मूल निवासियों को दिया जाता है। 19 वर्ष से आपकी आयु कम होनी चाहिए, मतलब जूनियर वर्ग में दिया जाता है। और ये मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को। तो तीन शर्तें याद रखिए। किसको मिलेगा? एमपी के प्लेयरों को मिलेगा। एज क्या होना चाहिए? 19 ईयर से कम होना चाहिए। शुरू कब से हुआ है? 1994 से स्टार्ट हुआ है। इसकी कुछ और शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार, 2 वर्षों तक किसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। तो एकलव्य पुरस्कार के लिए क्या पैरामीटर्स हैं? ये पैरामीटर्स को समझिए। पहली बात, ये पुरस्कार 1994 से स्टार्ट हुआ है। इसके लिए 19 साल की आयु होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी को मिलेगा। पिछले 5 सालों में 2 साल तक लगातार कहीं भी आपने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बढ़िया परफॉर्मेंस की हो। इसके अंतर्गत 50,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। तो ये याद रखना है, एकलव्य पुरस्कार को 1994, 19 वर्ष से कम आयु। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विक्रम पुरस्कार आता है।
विक्रम पुरस्कार की शर्तें क्या है? ये 1990 से स्टार्ट किया गया है। 1990 में ये शुरू किया गया था। ये सीनियर वर्ग के लिए दिया जाता है। इसके लिए भी एलिजिबिलिटी वही है, पुरानी योग्यताएं सारी की सारी हैं। एमपी के खिलाड़ियों को मिलेगा, सीनियर वर्ग में मिलता है। ठीक है, 5 साल की हम लोग बात करते हैं। पिछले 5 वर्षों में आपने 2 वर्षों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि आपको दी जाती है, जो कि प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है, ये कौन सा है? विक्रम पुरस्कार है। शुरुआत 1990 में हुई है। किसको मिलता है? ये पुरस्कार मिलता है सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को। ऐसे ही मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको लास्ट 5 ईयर में, पिछले 2 वर्षों में, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 टूर्नामेंटों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एमपी के मूल निवासी होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्वामित्र पुरस्कार, नाम से समझ में आ रहा है कि विश्वामित्र कौन थे? ये गुरु थे। तो सीधी सी बात है, ये कोच को मिलेगा। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत भी 1994 में की गई है। विश्वामित्र पुरस्कार 1994 से इसकी शुरुआत की गई है। ये कोच को देते हैं। हर कोच को दे देंगे क्या? नहीं। ऐसे कोच को जिसने कम से कम 2 खिलाड़ियों को, मतलब ऐसे 2 खिलाड़ियों को तैयार किया हो जिन्होंने 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में, लास्ट 5 ईयर में 2 प्लेयर्स, मिनिमम 2 प्लेयर्स को आपने ट्रेंड किया हो, जिन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में 2 ईयर्स या 2 आपके पास जो टूर्नामेंट हो सकते हैं उनमें क्या जीता हो? 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक एवं 6 कांस्य पदक जीते हो। तो आपको ऐसे खिलाड़ी तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर आपको विश्वामित्र पुरस्कार मिलेगा। और इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। याद रखना, 1 लाख रुपए की। ये ब्लेजर, प्रमाण पत्र, ये सबको कॉमन है, हर अवार्ड में दिए जाते हैं, ताकि आप अपने आप को क्या करें? प्रेजेंट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुरस्कार और है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसकी शुरुआत 2002 से की गई है। ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया खेलों के विकास के लिए, और ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2013 में हमने एक नए पुरस्कार की शुरुआत की है, जिसे आप शरद जोशी पुरस्कार के नाम से जानते हैं। शरद जोशी पुरस्कार मलखंभ खेल से जुड़ा हुआ है। मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, और इसकी जो अकादमी है ये भोपाल में आपको देखने को मिलती है। तो मलखंभ हमारा स्टेट गेम है। इसकी जो एकेडमी है ये भी आपको भोपाल में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की कहानी। देखिए, अब 2019 में जो एकलव्य पुरस्कार मिले हैं, इन खिलाड़ियों के नाम याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों याद रखना जरूरी है? यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से सवाल बनते हैं। देखिए, अजात शत्रु शर्मा। अजात शत्रु शर्मा ये कैनोइंग और काइनिंग से संबंधित है, भिंड जिले के रहने वाले हैं। आदित्य दुबे ये सॉफ्ट टेनिस गेम को खेलते हैं, और देवास जिले से इनका संबंध है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनका रिलेशन शूटिंग से है, और खरगोन जिले से ये संबंधित है। इसी के साथ में गांगी सिंह परिहार, गांगी सिंह परिहार कराटे की प्लेयर हैं, भोपाल जिले से इनका संबंध है। अंशिता पांडे, अंशिता पांडे बूसो की प्लेयर हैं, और जबलपुर की रहने वाली हैं, जबलपुर से खेलती हैं। परम पदम बिरथरे ये तैराकी से संबंधित हैं, और इंदौर के खिलाड़ी हैं। देखिए, यहां से हर एक शब्द बहुत कीमती हो जाता है, भले आपके पुरस्कार हो या ये एकलव्य पुरस्कार हो, क्योंकि एमपीपीएससी एक सवाल जरूर पूछेगा, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इनका संबंध किस जिले से है। फिर से देखते हैं, अजातशत्रु कैनोइंग, काइकिंग, जो कि आपने बोट चलाते हुए देखा होगा, बोट चलाते हैं, इसमें बोट रेस होती है, ये भिंड जिले से संबंधित है। कौन है ये? अजातशत्रु शर्मा। आदित्य दुबे सॉफ्ट बॉल और देवास जिले से संबंधित हैं। इसके बाद ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नाम काफी बड़ा है, शूटिंग से संबंधित हैं,
और खरगोन जिले के खिलाड़ी हैं। गांगी सिंह परिहार कराटे खेलती हैं और भोपाल जिले से संबंधित हैं ये। अंशिता पांडे भूसो के प्लेयर हैं, जबलपुर के रहने वाले हैं। और परम पदम बिरथरे तैराकी के प्लेयर हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। आप इनको 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, यहां से सवाल बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई है सरकार के द्वारा। ऐसे खिलाड़ी को देते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। और 2020 में श्री इनाम उर रहमान को दिया है। हॉकी के खिलाड़ी हैं, भोपाल के रहने वाले हैं। तो पूछा जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब से देना शुरू किया गया है? 2002 से देना शुरू किया गया है। किसको दिया जाता है? श्री इनाम उर रहमान को दिया जाता है। खेल कौन सा है? हॉकी। और स्थान कहां से है? ये भोपाल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की कहानी। विश्वामित्र पुरस्कार आप सबको पता है, ये कोच को दिया जाता है, कोच को। और 1994 से शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। 2020 में किसको मिला है? अभिलाष एमटी। ये तैराकी से संबंधित है और इंदौर के रहने वाले हैं, मतलब तैराकी के खिलाड़ियों को ट्रेंड करते हैं। गिरधारी लाल यादव ये सैलिंग से संबंधित हैं और ये भोपाल से हैं। इसके अलावा शरद जपे ये खो खो से संबंधित हैं, इंदौर के हमारे रहने वाले हैं। तो विश्वामित्र पुरस्कार में ये 3 नाम काफी इंपोर्टेंट हैं। अभिलाष एमटी तैराकी के खिलाड़ियों को तैयार करते हैं और इंदौर जिले से संबंधित हैं। गिरधारी लाल यादव सैलिंग से संबंधित हैं और भोपाल जिले में रहते हैं। शरद जपे खो खो से संबंधित हैं और इंदौर के रहने वाले हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी हैं तैराकी से संबंधित। इतना सारा डेटा ढूंढा, लेकिन 2 खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं। एक तो सोनल सिसोदिया और बजरंगी प्रसाद। सोनल सिसोदिया और बजरंगी प्रसाद मध्य प्रदेश के तैराकी से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगर आपको कोई और नाम मिलते हैं, आप उनको इसमें शामिल कर लें। ये 2 नाम ऐसे हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो तैराकी के खिलाड़ी सोनल सिसोदिया और बजरंगी प्रसाद आप याद रखने की कोशिश करेंगे। तैराकी के बाद आगे बढ़ते हैं तो शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज जिसको विश्वनाथ आनंद ने 20 साल तक पूरी दुनिया को रूल किया, हमारे मध्य प्रदेश में किरण अग्रवाल, एन सुधाकर बाबू, एम चंद्रशेखर और रफीक खान है। अब याद करने में बड़ी तकलीफ होती है, तो किरण अग्रवाल, एन सुधाकर बाबू, एम चंद्रशेखर और रफीक खान है। याद करने में तकलीफ हो रही है, फिर से पढ़ते हैं। किरण अग्रवाल है, एन सुधाकर बाबू है, एम चंद्रशेखर है और रफीक खान है। याद करने में तकलीफ तो होगी, लेकिन बार बार आप इनको मेमोराइज करोगे, आपसे बन जाएंगे। चलिए याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, एम और एन दोनों पास में आते हैं। एम और एन आपको याद रखना है, पास में आते हैं। और किरण और आर को आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैसे भी रिलेट कीजिए। किरण अग्रवाल, रफीक खान, एम एन सुधाकर बाबू और एम चंद्रशेखर आज। ये कुछ नाम हैं जो आपसे कोई पूछ सकता है। इनका संबंध शतरंज से है, मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। चलिए, कुश्ती। कुश्ती के खिलाड़ियों को 2 बार पूछा जा चुका है, तो कुश्ती पर थोड़ा सा फोकस करना। कुश्ती से हमारे गामा पहलवान और पप्पू यादव पूछे जा चुके हैं। गामा पहलवान और पप्पू यादव पूछे जा चुके हैं, तो दयाल यादव या एनपी यादव। तो देखिए, गामा पहलवान, पप्पू यादव, दयाल यादव, एनपी यादव, रामचंद्र, कृपा शंकर पटेल, तेज सिंह और विजय शंकर, ये प्रमुख मध्य प्रदेश के हमारे कुश्ती के खिलाड़ी हैं। गामा पहलवान और पप्पू यादव अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो दयाल यादव, एनपी यादव, ये 2 यादव पे फोकस करिएगा। रामचंद्र, कृपा शंकर पटेल, तेज सिंह और विजय सिंह। रामचंद्र, कृपा शंकर, तेज सिंह और विजय सिंह। देखिए कैसे याद कर सकते हैं। गामा पहलवान है, पप्पू यादव है, दयाल यादव है, एनपी यादव है। तो बेसिकली आप इनके बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ में रामचंद्र, कृपा शंकर, तेज सिंह और विजय सिंह,
अगर रामचंद्र और कृपा शंकर भगवान जी की कृपा हो जाती है तो तेज और विजय अपने आप हो जाओगे। तो कैसे याद रख लोगे कि रामचंद्र की कृपा हुई तो तेज और विजय हम बन जाएंगे। कौन कौन बन रहे हैं? गामा पहलवान, पप्पू यादव, दयाल यादव, एनपी यादव। तो यादव साहब तो याद कर लोगे, लेकिन रामचंद्र कृपा तेज विजय, ठीक है, रामचंद्र कृपा तेज विजय कुश्ती से संबंधित है। अगर रामचंद्र की कृपा होती है तो कुश्ती में विजय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कैसे रहते हैं? तेजी से काम करते हैं। गामा पहलवान, पप्पू यादव, दयाल यादव, एनपी यादव प्रमुख आपके क्या है? कुश्ती के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारोत्तोलन खिलाड़ी। भारोत्तोलन क्या होता है? आप इसको वेट लिफ्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको कंफ्यूज करते हैं। करेक्ट वर्ड भी पूछा जाता है, भारोत्तोलन कैसे लिखते हैं? भारोत्तोलन आ जाता नहीं है, भारोत्तोलन है। कौन है? कृष्णा साहू, मनोज चोपड़ा, भारत सिंह, हरीश, आलोक द्विवेदी, संजय सक्सेना, दिलीप शर्मा, डेविड और शंकर घोष। याद करने में तकलीफ होगी आप लोगों को। 2 से 3 बार इनके नाम पढ़िए। कृष्णा साहू, मनोज चोपड़ा, भारत सिंह, हरीश, आलोक द्विवेदी, संजय सक्सेना, दिलीप शर्मा, डेविड और शंकर घोष। ये हमारे मध्य प्रदेश के भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। कृष्णा साहू, मनोज चोपड़ा, भारत सिंह, हरीश, आलोक द्विवेदी, संजय सक्सेना, दिलीप शर्मा, डेविड और शंकर घोष ये भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। आप इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की कहानी। टेबल टेनिस। देखिए, टेबल टेनिस में रीता जैन और चार्ल गोदरेज का नाम काफी ज्यादा फेमस है। तो हर कुछ नहीं बनता है ना। तो रीता जैन और चार्ल गोदरेज हमारे टेबल टेनिस के फेमस खिलाड़ी हैं। अब देखिए, पूजा शर्मा, ज्योति मेहता, रिंकू आचार्य, कर्म माणिक, पंकज घाघरिया। पंकज घाघरिया इस साल बन सकते हैं, और पंकज सतपथी। तो देखिए, रीता जैन तो आप जानते हैं क्योंकि बन चुका है, चार्ल गोदरेज भी बन चुका है। इसके अलावा पंकज घाघरिया, पंकज सतपथी, पूजा शर्मा, रिंकू आचार्य, कर्म माणिक और ज्योति मेहता ये टेबल टेनिस से हैं। तो रीता जैन और जाल गोदरेज तो याद रखना ही रखना है। इसी के साथ में पंकज घाघरिया, पंकज सतपथी, पंकज घाघरिया, पंकज सतपथी, पूजा शर्मा, रिंकू आचार्य, कर्म माणिक और ज्योति मेहता। ये सब कौन है? ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित है टेनिस के खिलाड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की कहानी। टेनिस के बाद ये सेलिंग के खिलाड़ी आ जाते हैं। सेलिंग, अमन व्यास, शिखर गर्ग और सिदरा सबीर। देखिए, जिन खेलों में कम कम खिलाड़ी दिए गए हैं उनके सारे याद कर लीजिए, और जिन खेलों में ज्यादा ज्यादा खिलाड़ी दिए गए हैं उनके ऐसे नाम जरूर याद कर लें जिनको आपने कभी ना कभी सुना है या कभी चर्चा में रहे हैं। तो सेलिंग में अमन व्यास, शिखर गर्ग और सिदरा सबीर हैं। अमन, शिखर और सबीर, अमन, शिखर और सबीर सेलिंग के खिलाड़ी हैं। आप कैसे याद कर सकते हैं? सेलिंग में अमन, शिखर और सबीर हैं। अगर सबीर अमन के साथ चलेगा तो शिखर पे पहुंचेगा सेलिंग में। मैं ट्रिक नहीं बना रहा हूं, आप रिलेट कीजिए। सेलिंग में अमन है, शिखर है और सबीर है, इनका संबंध सेलिंग से है, सेलिंग के खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खो खो। देखो भाई, खो खो में देश पांडे, पंकज, नीलिमा, चंद्रकांता सारोलकर, 2 बहनें हैं, सुषमा सारोलकर और चंद्रकांता सारोलकर, ठीक है। अपर्णा तिवारी और अमृता तिवारी, मतलब एक फैमिली की तरीके से। पंकज देश पांडे हैं, नीलिमा सारोलकर और सुषमा सारोलकर। इसके अलावा सुषमा अर्पणा तिवारी आप याद रख लेंगे, और अमृता तिवारी। तो देखिए, खो खो तो बहुत आसान हो गया ना। 2 सारोलकर ब्रदर्स हैं, 2 सारोलकर सिस्टर्स ऐड कर लीजिए और देश पांडे ऐड कर दीजिए। तो कैसे याद रख लोगे? सारोलकर, तिवारी और देश पांडे। अब नाम याद रखना जरूरी है, नहीं पेपर में सबके सामने सारोलकर लगा दिया तो बन ही नहीं रहा है। कैसे याद रखोगे? नीलिमा चंद्रकांता सारोलकर, सुषमा सारोलकर, इसी के साथ में अपर्णा तिवारी, अमृता तिवारी और पंकज देश पांडे। ये हमारे खो खो के खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे की कहानी। कुछ और प्लेयर्स, स्नूकर, कमल चावला।
एक ही प्लेयर है जिससे सवाल बन सकता है स्नूकर में एमपी में, वो कमल चावला है। आगे देखते हैं हैंडबॉल। देखिए हैंडबॉल से 3 नाम काम के हैं, गुरप्रीत कौर ढिल्लन, सवाना कुरैशी और गुरदीप सिंह। तो तीनों नाम एक जैसे आप समझ सकते हैं हैंडबॉल से। गुरप्रीत कौर ढिल्लन और गुरदीप सिंह, गुरप्रीत और गुरदीप, सवाना कुरैशी, ये क्या करते हैं, हैंडबॉल खेलते हैं। गुरप्रीत कौर ढिल्लन, सवाना कुरैशी और गुरदीप सिंह, ये 3 खिलाड़ी हैं, हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए हॉकी। अब देखो हॉकी से काफी ज्यादा नाम आ जाते हैं, सर सारे पढ़ना है क्या, नहीं। देखो रूप सिंह से सवाल बनता है, एक तो रूप सिंह से बनता है, असलम शेर खान, शंकर लक्ष्मण, मधु यादव, इसके साथ में हमारे जो शिवेंद्र सिंह हैं, शिवेंद्र सिंह, शिवाजी पवार, ये ऐसे प्लेयर हैं जिनके नाम आपको याद रखना है हर परिस्थिति में। रूप सिंह यादव हॉकी के बड़े खिलाड़ी थे, इनके नाम पर तो स्टेडियम भी है, इनके नाम पर स्टेडियम भी है ग्वालियर में। तो रूप सिंह यादव, शंकर लक्ष्मण, आप जिन्हें गोली के नाम से जानते हैं, इनकी उपाधि क्या है, गोली है। क्यों, क्योंकि गोलकीपर थे, गोलकीपर होने के कारण शंकर लक्ष्मण का नाम क्या पड़ गया है, इनका नाम गोली पड़ गया है। मधु यादव महिला प्लेयर है, तो महिलाओं का दबदबा तो रहता ही हमेशा, महिला प्लेयर है मधु यादव और काफी ज्यादा फेमस है। असलम शेर खान, टू हेल विथ हॉकी, इन्होंने बुक लिखी है असलम शेर खान ने, टू हेल विथ हॉकी, असलम शेर खान की बुक है। तो रूप सिंह यादव, असलम शेर खान, शंकर लक्ष्मण, मधु यादव, शिवेंद्र सिंह और शिवाजी पवार, इतने नाम तो आपको याद रखना ही रखना है हॉकी से, भले कुछ भी आपका हो जाए। अब देखो बचे हुए नामों पर नजर डाल लेते हैं। जलील अहमद, जलील अहमद हैं, महबूब खान हैं, इनाम उर रहमान अली हैं, एन.एस. यादव हैं, नीता डूमरे, मीर रंजन नेगी, किशन लाल और सैयद इमरान। नाम याद रखना टफ है, कोशिश करना इनको 2 से 3 बार आप लोग पढ़ लें। नीता डूमरे, मीर रंजन नेगी, किशन लाल, इस साल ये 3 नामों पर चर्चा हो सकती है, इन 3 नामों से सवाल बन सकता है, नीता डूमरे, मीर रंजन नेगी या किशन लाल। ठीक है, तो शंकर लक्ष्मण, रूप सिंह यादव, मधु यादव, शिवेंद्र सिंह, शिवाजी पवार, असलम शेर खान हमें पहले से ही आते हैं। नीता डूमरे, मीर रंजन नेगी, किशन लाल, इन पे फोकस करके चले जाना, हो सकता है हॉकी से अपना क्वेश्चन यहां से बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल से देखो क्वेश्चन अभी तक बने तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बनेंगे नहीं, बन बिल्कुल सकते हैं। नाम देख लेते हैं। पहले तो मान सिंह तेलंग हैं, माइकल नाथ हैं, तरसेम, राजू सैनी, गुरु प्रसाद शर्मा, ताराचंद्र, एम्ब्रूस, हफीज, डी सेनापति, नवाब, नेमीचंद नरेश और राजा महेंद्र बहादुर, इतने सारे फुटबॉल के प्लेयर रहे हैं एमपी में। मान सिंह तेलंग रहे हैं, माइकल नाथ रहे हैं, तरसेम राजू सैनी, गुरु प्रसाद शर्मा, ताराचंद्र, एम बुरुस, हफीज, डी सेनापति, नवाब, नेमीचंद नरेश और राजा महेंद्र बहादुर। तो राजा महेंद्र बहादुर, नेमीचंद्र नरेश, इन पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है। इतने सारे हमारे फुटबॉल के क्या हैं, प्लेयर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो नरेंद्र हिरवानी क्यों फेमस है, 16 विकेट लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक ही मैच में, 8 विकेट पहली पारी में, 8 विकेट दूसरी पारी में। देवेंद्र बुंदेला अभी फेमस है, काफी ज्यादा, एमपी के कप्तान रहे हैं। नमन ओझा इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचे थे, अभी इन्होंने रिसेंटली अपना फेम बनाया है। इसके अलावा जयप्रकाश यादव, जेपी यादव आपने देखा होगा, कीर्ति पटेल, ये कभी चयन समिति में पहुंचे थे आपके पास। इसके अलावा चंदू सरवटे, सीके नायडू, सीके नायडू के नाम पर तो ट्रॉफी होती है, सीके नायडू, ठीक है, अवार्ड देती है बीसीसीआई। मुश्ताक अली, सीके नायडू, नरेंद्र हिरवानी, कीर्ति पटेल, देवेंद्र बुंदेला, नमन ओझा, ठीक है, नरेंद्र मेनन, जयप्रकाश यादव, जेपी यादव। फिर से बोलता हूं, क्रिकेट से ऋषिकेश कानेटकर, अब ऋषिकेश कानेटकर है,
नाम लगता ही नहीं है क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। चंदू सरवटे भी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं। सीके नायडू, इनके नाम पर तो अवार्ड दे रही है बीसीसीआई। नरेंद्र मेनन, जयप्रकाश यादव, मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, मुश्ताक अली। अमे अमे खुरासिया 2003 का जो वर्ल्ड कप था, इस वर्ल्ड कप में आपके पास सिलेक्ट हुए थे, क्रिकेट नहीं खेल पाए थे। मेजर जगदाले, ठीक है, मेजर जगदाले ये कमेंटेटर हैं। कीर्ति पटेल, नमन ओझा, मोहिनीश मिश्रा, नरेंद्र हिरबानी, अशोक सुधीर और देवेंद्र बुंदेला। काफी सारे नाम हो गए हैं क्रिकेट में। आप इनको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपसे बन जाएंगे। सिर्फ 2 से 3 बार आपको इनको पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा आसान। ऋषि केस कानिटकर, चंदू सरवटे, सीके नायडू, नरेंद्र मेनन, जयप्रकाश यादव, मुश्ताक अली, अभय खुरसिया, मेजर जगदाले, कीर्ति पटेल, नमन ओझा, मोहिनीश मिश्रा, नरेंद्र हिंदवानी, अशोक सुधीर और देवेंद्र बुंदेला। चलिए अब देखिए, महिलाओं में संध्या अग्रवाल का नाम बहुत बनता है। राजेश्वरी, ठीक है, ढोलकिया का नाम भी बनता है। ये 2 सवाल महिलाओं में पूछे जाते हैं। बिंदेश्वरी गोयल, श्वेता मिश्रा। अगर महिलाओं में संध्या अग्रवाल और राजेश्वरी ढोलकिया को छोड़ते हैं तो बिंदेश्वरी गोयल या श्वेता मिश्रा से सवाल बन सकता है। इसी के साथ में ईश्वर पांडे, जलज सक्सेना, आवेश खान, नजरत परवीन, ये सब क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। तो देखिए, संध्या अग्रवाल तो नेशनल क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं। राजेश्वरी ढोलकिया भी काफी फेमस रही हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं राजेश्वरी ढोलकिया, संध्या अग्रवाल को भी मिला हुआ है। तो नजहत परवीन, ईश्वर पांडे, आवेश खान, सुखदा निगुणकर, संध्या अग्रवाल, राजेश्वरी ढोलकिया, बिंदेश्वरी गोयल, श्वेता मिश्रा और जलज सक्सेना, ये सारे क्रिकेट के प्लेयर हैं। आप बहुत चिल्लाते हैं ना सर खिलाड़ी नहीं मिल रहे, सारे खिलाड़ी आपके सामने हैं। आप इनको 2 से 3 बार पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। चलो, जूडो कराटे से देखो भाई, अब नाम फिर तकलीफ देंगे। कमला रावत, दीपक ठाकुर, परिणीति विश्वकर्मा, इन पर फोकस कर लेना, परिणीति विश्वकर्मा पर। राहुल देव पर फोकस करना। जागृति पटेल, भारती तिवारी, संध्या चंद्रका पर फोकस करना। रुचिका पाठक, प्रीति अरोड़ा, सईद खान, श्रद्धानंद यादव, ये सारे जूडो और कराटे के प्लेयर हैं और ये फेमस प्लेयर हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। जूडो कराटे में कमला रावत, दीपक ठाकुर, परिणीति विश्वकर्मा, राहुल देव, जागृति पटेल, भारती तिवारी, संध्या चंद्रोकर, रुचिका पटेल, प्रीति अरोड़ा, सईद खान और श्रद्धा नंद यादव, ये सब खो खो कराटे के प्लेयर हैं। चलिए, एथलेटिक्स में कौन है भैया? सुनीता प्रधान, ठीक है, सुनीता प्रधान है। चंद्र कुमारी यादव है, मिथिलेश जैन है, अंकित शर्मा है, कुमारी तुलोदिन है और अमित पोथन है। ये नाम हैं जो एथलेटिक्स से संबंधित हैं। याद करना आपका काम है, प्रोवाइड आपको हम करा रहे हैं काफी बढ़िया तरीके से। आप जुड़े रहिए, बने रहिए, लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, बैडमिंटन से भैया सौरभ वर्मा बहुत आए हैं, समीर वर्मा। तो सौरभ वर्मा और समीर वर्मा, इन दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। सरोजनी आप्टे, ये भी पूछे गए हैं। प्रणव बॉस, ये भी पूछे गए हैं। तो ज्यादा आपसे नहीं बनते हैं, तो 4 प्लेयरों के नाम याद रख लीजिए। एक समीर वर्मा है, सौरभ वर्मा, प्रणव बोस और सरोजनी आप्टे। ये 4 प्लेयर आपको आना चाहिए बैडमिंटन के लिए। सीमा भंडारी, अशोक सैदा, रमन गुप्ता, पार्थ गांगुली, कविता आसना, संजय मिश्रा, ये सब भी हमारे बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो सौरभ वर्मा, समीर वर्मा, प्रेरणा बोस, सरोजनी आप्टे, 4 नाम तो याद रहेंगे। उसके साथ में सीमा भंडारी से क्या दुश्मनी है सर? सीमा भंडारी कह रहे हैं, अशोक सैदा बोल रहे हैं, रमन गुप्ता, पार्थ गांगुली, कविता उपासना और संजय मिश्रा। तो सीमा भंडारी, संजय मिश्रा, कविता आसना, ये 3 नाम और आसान हैं, इन पर भी फोकस करिएगा कि हमारे बैडमिंटन के प्लेयर हैं। चलिए,
वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से अभी क्वेश्चन बना तो नहीं है, लेकिन हमेशा एमपीपीएससी सरप्राइज करता है। तो योगेश शर्मा, विकास शर्मा, मधुबाला ठाकुर, इन पर फोकस करना, मधुबाला ठाकुर पर। अकरम खान, कीर्तेश त्रिवेदी, रुबीना दयाल पर फोकस करना, शैलेश तिवारी और दीपक मिश्र। ये सब क्या है? वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। योगेश शर्मा, विकास शर्मा, फोकस कम रहेगा चलेगा, लेकिन मधुबाला ठाकुर और रुबीना दयाल, इन पर ज्यादा फोकस रखेगा। ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं सारे के सारे। फिर से बोलते हैं, योगेश शर्मा, विकास शर्मा, कोई इशू नहीं है, योगेश और विकास शर्मा है, बन जाएंगे वॉलीबॉल में। मधुबाला ठाकुर और रुबीना दयाल, मधुबाला ठाकुर और रुबीना दयाल वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। अकरम खान, दीपक मिश्रा और कीर्तिश त्रिवेदी, ये सब भी वॉलीबॉल के हमारे क्या हैं? प्लेयर्स हैं। चलिए अब देखो, हम पढ़ते हैं खेल अकादमियां, मतलब जो वाटर है आपके पास, वाटर क्रीड़ा की बात करते हैं। इंदिरा सागर जो आपके पास जल क्रीड़ा केंद्र है, ये आपको पुनासा में देखने को मिलेगा। इंदिरा सागर जल क्रीड़ा केंद्र खंडवा में रहेगा। तिगरा बांध, ये ग्वालियर में है, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट हो सकते हैं। तवा डैम ये होशंगाबाद में है, इसमें भी वाटर स्पोर्ट होते हैं। बोट क्लब कहाँ पर है? भोपाल में। सेलिंग स्कूल कहाँ पर है? भोपाल में है। देखिए, इंदिरा सागर डैम पुनासा खंडवा पर है, आप सबको पता है। यहीं पर हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल आपके आइलैंड को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ हम जो वाटर स्पोर्ट होते हैं उनका आयोजन करते हैं। तिगरा बांध तो ग्वालियर का काफी फेमस है। तवा डैम होशंगाबाद में है। बोट क्लब भोपाल सेलिंग स्कूल में है। नेशनल या राज्य का जो सेलिंग स्कूल है ये भोपाल में है। याट क्लब जबलपुर में है। तो बोट क्लब भोपाल में है और याट क्लब जबलपुर में है। क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैडमिंटन अकादमी कहां पर है सर? बैडमिंटन अकादमी आपकी ग्वालियर में है। टेबल टेनिस अकादमी इंदौर में है। भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग ये जबलपुर में है। कुछ अकादमियां पूछी जा सकती है। बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर में है। टेबल टेनिस अकादमी इंदौर में है। तीरंदाजी जो एकेडमी है ये जबलपुर में है। मलखम एकेडमी उज्जैन में है। एथलेटिक्स भोपाल में है और साइकिलिंग जबलपुर में है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, साइकिलिंग, ये आपको जबलपुर में देखने को मिलते हैं। एथलेटिक्स एकेडमी भोपाल में देखने को मिलेगी। मलखम एकेडमी उज्जैन में देखने को मिलती है। बैडमिंटन अकादमी ग्वालियर में और टेबल टेनिस एकेडमी इंदौर में देखने को मिलती है। फिर से याद करते हैं, बैडमिंटन एकेडमी ग्वालियर है। टेबल टेनिस एकेडमी इंदौर है। भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग जबलपुर में है। तीरंदाजी जबलपुर, मलखंब उज्जैन। तो देखिए, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी और साइकिलिंग को जबलपुर याद कर लीजिए। एथलेटिक्स भोपाल पर फोकस कीजिए। मलखंब तो उज्जैन में है, आप सबको पता है। एकेडमी बनती हैं, एक ना एक एकेडमी आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, कुछ संस्थाएं हैं और ये संस्थाएं कब आपके पास बनी हैं, इस पे जरा फोकस करिए। पारसी क्रिकेट क्लब, जो आपका पारसी क्रिकेट क्लब है, ये इंदौर में है। इसका निर्माण 1890 में किया गया था, ब्रिटिशर्स के टाइम पर। इंदौर में है, 1890 में निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ में मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में है और 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। खेल एवं युवक कल्याण विभाग भोपाल में हेडक्वार्टर है और 1975 में इसकी स्थापना की गई। फिर से बोलते हैं, पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर और 1890 में इसकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है, 1946 में इसकी स्थापना की गई। तो पारसी क्रिकेट क्लब अंग्रेजों के टाइम पर, बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में अंग्रेजों के टाइम पर, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन ये जबलपुर में है, 1957 आजादी के बाद मध्य प्रदेश के गठन के बाद इसका गठन किया गया। खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग 1975 में इसका गठन किया गया, भोपाल में हेडक्वार्टर है। इसी के साथ में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर में है और 1941 में इसकी स्थापना की गई है।
तो पारसी क्रिकेट क्लब और होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में है। बैडमिंटन और टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में है। खेल एवं युवक कल्याण विभाग 1975 ये हमारा भोपाल में है। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई? 1890। कहां पर की गई थी? इंदौर में। बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1946। कहां पर की गई थी? जबलपुर में की गई थी। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 जबलपुर में इसकी स्थापना कर दी गई। खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग खेलों के एक जगह लाने के लिए, एक बॉडी बनाने के लिए खेल एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना 1975 में कर दी। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 में आपका बना। चलिए, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय आपसे कोई पूछ सकता है, भोपाल में है ये और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में है और 2006 में इसकी स्थापना की गई है। चलिए भाई, अब देखो कुछ स्टेडियम हैं। इन स्टेडियम से सवाल बनते ही बनते हैं। ये जो स्टेडियम है ये सवाल लेकर आते हैं पेपर में, फोकस करना है इस पे। जैसे देखो, नेहरू स्टेडियम हमारा इंदौर में है और नेहरू स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है। अभी तक सबसे ज्यादा जो मैच खेले गए हैं इंटरनेशनल, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच, और पहला इंटरनेशनल मैच इसी स्टेडियम में खेला गया था। नेहरू क्रिकेट स्टेडियम है, इंदौर इंदौर में है। पहला इंटरनेशनल मैच और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच इसी मैदान पर खेले गए हैं। ऊषा राजे होलकर स्टेडियम ये भी इंदौर में है। इसका संबंध भी क्रिकेट से है। तो ऊषा राजे होलकर स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम दोनों इंदौर में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एस वाघ स्टेडियम भोपाल में है। एस्ट्रो टर्फ की सुविधा है। पूछा जाएगा एस्ट्रो टर्फ मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में देखने को मिलता है? कि भोपाल के एस बाग स्टेडियम में देखने को मिलेगा। देखो, एस बाग भोपाल, एस्ट्रो टर्फ, एस बाग भोपाल, एस्ट्रो टर्फ याद रखिएगा। रूप सिंह स्टेडियम दूधिया रोशनी, जो आपके पास एलईडी लाइट है उनसे प्रकाशित होने वाला पहला स्टेडियम है और ग्वालियर में है। संबंध किससे है? क्रिकेट से है। रूप सिंह यादव हॉकी के खिलाड़ी थे, लेकिन मैच यहाँ पर होते हैं क्रिकेट के। मैच किसके होते हैं? क्रिकेट के। और सचिन तेंदुलकर ने यहीं पर 200 शतक, 200 रन बनाए थे। दुनिया का पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर के द्वारा बनाया गया था और 2010 में बनाया गया है। रूप सिंह स्टेडियम दूधिया रोशनी व्हाइट लाइट की सुविधा वाला पहला स्टेडियम है एमपी का। दूसरा होलकर स्टेडियम है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। क्वेश्चन बड़े सिंपल बनते हैं। कौन सा स्टेडियम कहां पर है? तात्या टोपे भोपाल में है। जर्मन ट्रैक यहां पर सुविधा है। जर्मन, जिस तरीके से जर्मन में हम डेवलप करते हैं इसको, स्टेडियम्स को, तो जर्मन ट्रैक की सुविधा आपको देखने को मिलेगा कहां पर? हमारे तात्या टोपे में। चलिए, तो नेहरू स्टेडियम इंदौर क्रिकेट से संबंधित है। ऊषा राजे होलकर स्टेडियम इंदौर क्रिकेट से संबंधित है। एस वाघ स्टेडियम भोपाल एस्ट्रो टर्फ है। सारे गेम्स यहाँ पर खेले जाते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर है, क्रिकेट का स्टेडियम है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। जर्मन ट्रैक आपको देखने को मिलता है। ठाकुर रणमत सिंह जो स्टेडियम है रीवा में देखने को मिलेगा। अभय खेल प्रसाल इंदौर में है और इसका सबसे बड़ा वो है, मध्य प्रदेश का सबसे विशाल जो स्टेडियम है ये अभय खेल प्रसाल है, ये इंदौर में है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ बनेगा? ये भोपाल में आपको देखने को मिलता है। तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम हमारा रीवा में है। अभय खेल प्रसाल हमारा इंदौर में है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भोपाल में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 1 अक्टूबर 1975, 1 अक्टूबर 1975 को खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। यह मध्य प्रदेश में खेल कूद से संबंधित सारी गतिविधियों पर नियंत्रण करता है और प्रदेश क्रीड़ा परिषद की सलाह पर संचालित होता है। प्रदेश क्रीड़ा परिषद द्वारा राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान पटियाला के सहयोग से भोपाल में
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान का संचालन किया जाता है। तो एक बड़ा सवाल सवाल यहाँ पर बनेगा कि खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1975 में की गई। किसके सहयोग से चलता है? ये क्रीड़ा जो परिषद है, क्रिकेट जो स्पोर्ट काउंसिल है, उस स्पोर्ट काउंसिल से चलता है। स्पोर्ट काउंसिल साई के द्वारा मेंटेन की जाती है, साई के द्वारा चलाई जाती है। साई क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। पटियाला में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भोपाल हॉकी एसोसिएशन, ठीक है, देखिए भोपाल हॉकी एसोसिएशन ऐशबाग स्टेडियम में देखने को मिलता है इसका हेडक्वार्टर, एवं मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में एकमात्र हॉकी छात्रावास 1991 में नरसिंहपुर में बनाया गया। ये एक पॉइंट है क्वेश्चन वाला कि भोपाल जो हॉकी एसोसिएशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? आप बताएंगे ऐशबाग स्टेडियम में देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन कहाँ है? जबलपुर में है। जबलपुर का रानीताल स्टेडियम। मध्य प्रदेश में हॉकी छात्रावास, हॉकी हॉस्टल कहाँ पर है? नरसिंहपुर में है। कब इसका निर्माण किया गया? 1991 में हॉकी हॉस्टल का निर्माण किया गया था नरसिंहपुर जिले में। एस्ट्रो टर्फ, कृत्रिम घास आप जिसे कहते हैं, इस कृत्रिम घास की सुविधा से युक्त एकमात्र स्टेडियम ऐशबाग स्टेडियम है, जो कि भोपाल में है। देखो, एस्ट्रो टर्फ, कृत्रिम घास होती है, आपने देखे होंगे फॉरेन के स्टेडियम, उनमें एस्ट्रो टर्फ आपको देखने को मिलता है। ये कृत्रिम घास होती है, प्लेयर गिरते हैं, फिसलते हैं तो उनको चोट नहीं आती है। तो एस्ट्रो टर्फ से सुविधा युक्त हमारा स्टेडियम भोपाल का ऐशबाग है। ग्वालियर क्षेत्र से हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र के छोटे भाई रूप सिंह है। जो रूप सिंह थे, ये ग्वालियर क्षेत्र से थे। ये हॉकी के जादूगर कौन है? ध्यानचंद है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर हम ध्यानचंद्र पुरस्कार देते हैं, जो कि खेलों में काफी बड़ा है। या 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस है। तो रूप सिंह यादव कहाँ से थे? ग्वालियर से थे। किस खेल से संबंध था इनका? हॉकी से संबंध था। इनके नाम पर स्टेडियम बनाया गया है। कि स्टेडियम का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। यहाँ पहली डबल सेंचुरी लगाई गई थी सचिन तेंदुलकर के द्वारा। यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं, फोकस करना है इनके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की कहानी। देखिए 1941 में 1941 में महाराजा यशवंत राव, कौन है ये? महाराजा यशवंत राव है। इन्होंने कर्नल सीके नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की। तो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन 1941 में बना। महाराजा यशवंत राव ने बनाया, क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। और किनको अध्यक्ष बना दिया? कर्नल सीके नायडू को अध्यक्ष पर बना दिया। कर्नल सीके नायडू एमपी के प्लेयर हैं, इंदौर से संबंधित हैं। इनके नाम पर हम पुरस्कार देते हैं बीसीसीआई के द्वारा। 29 अगस्त को खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। एनसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? भोपाल में है। प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने स्कूलों में एक पीरियड को अनिवार्य कर दिया है। खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक पीरियड स्पोर्ट का अनिवार्य कर दिया है कि स्कूल में एक पीरियड गेम्स पीरियड के तौर पर माना खेला जाएगा या इसको लगाया जाएगा। चलिए, तो यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार देख लेते हैं। 1941 में होलकर क्रिकेट परिषद बनाई, किसने बनाया? यशवंत राव ने बनाया। अध्यक्ष कौन बने? सीके नायडू बने। जो 1890 में पारसी क्रिकेट क्लब था, उसी को हमने होलकर क्रिकेट क्लब में कन्वर्ट कर दिया 1941 में। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। प्रदेश का पहला राज्य जहां एक पीरियड गेम्स के तौर पर अनिवार्य किए गए हों, ये अपना कौन है बेटा? एमपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद को समाप्त कर दिया गया है, खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है। तात्या टोपे स्टेडियम में खेल संग्रहालय बनाया गया है। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि खेल संग्रहालय आपका
कहां पर बना है? ये तात्या टोपी स्टेडियम में बना हुआ है। खेल नीति 2005 है, अब इसको अपडेट करके आप 2019 कर लीजिएगा कि नई खेल नीति 2019 में बनी है। देखिए 1989, इसके बाद 1993, 2005 और 2019 इतनी सारी स्पोर्ट पॉलिसी बन चुकी है मध्य प्रदेश में। तो पहली खेल नीति कब बनी? 1989 में बनी। दूसरी कब बनी? 1993 में बनी। तीसरी कब बनी? 2005 में बनी। और नवीन खेल नीति कब बनी है? 2019 में बनी है। ठीक है, 4 स्पोर्ट नीतियां, 4 स्पोर्ट पॉलिसी याद रखना है, सवाल बनने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है ये मलखंभ है। युवा नेतृत्व प्रशिक्षण ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी होशंगाबाद में है। युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में है। पचमढ़ी कहाँ आती है? होशंगाबाद में आती है। पचमढ़ी को आप सतपुड़ा की रानी के नाम से जानते हैं। धूपगढ़ यही है, 1350 मीटर ऊंचा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। स्काउट गाइड का जो कार्यालय है ये दिल्ली में है, लेकिन प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर भोपाल में है। जबलपुर में तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की गई है। आर्चरी एकेडमी कहाँ है? जबलपुर में है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड वेलफेयर अकेडमी फॉर एम्प्लॉयमेंट भोपाल में है। मध्य प्रदेश खेल सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप से नाम से जाना जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 2002 से इसको देना शुरू किया है। चलो, स्काउट गाइड कहाँ है? दिल्ली में है। एमपी में भोपाल में देखने को मिलेगा। तीरंदाजी अकादमी कहाँ है? आपकी जबलपुर में है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर अकादमी फॉर एम्प्लॉयमेंट भोपाल में है। मतलब एक ऐसी एकेडमी हमने बनाई है जो प्लेयर्स के वेलफेयर को काम करेगी। जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, इन प्लेयर्स के लिए वो हेल्प प्रोवाइड कराएगी एम्प्लॉयमेंट में, जॉब प्रोवाइड कराने में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की कहानी। देखिए, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, अंतरराष्ट्रीय है और ये पहला ऐसा स्टेडियम बना है जहां ओडीआई का दोहरा शतक लगा है पुरुषों में। पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने लगाया 2010 में। ग्वालियर वीरेंद्र सहवाग ने 2011 इंदौर का जो हमारा इंदौर के स्टेडियम में लगाया था इन्होंने, नेहरू स्टेडियम में। रोहित शर्मा 2012 और 2012 में इन्होंने कलकत्ता है सदहना, कलकत्ता का जो स्टेडियम है वो वहां पर लगाया था। एक बार रोहित शर्मा को चेक कर लेना। ओडीआई में 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं रोहित शर्मा, 3 दोहरे शतक, और 264 सर्वाधिक स्कोर भी इन्हीं के नाम पर है। तो रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, पहला दोहरा शतक लगा है, 200 रन सचिन तेंदुलकर ने लगाए 2010 में। इसके एक साल बाद वीरेंद्र सहवाग ने 211 बना दिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और रोहित शर्मा 212 2012 में इन्होंने पहला दोहरा शतक लगाया, शायद अपना कलकत्ता में लगाया था। आप एक बार स्टेडियम चेक कर लेना कहां पर लगाया था। ओडीआई में सर्वाधिक स्कोर भी रोहित शर्मा के नाम है जिन्होंने 264 रन बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और। देखिए, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई, इस साई का क्षेत्रीय कार्यालय गोरेगांव भोपाल में है। देखो, साई का हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली है। और इसका प्रशिक्षण कहां पर होता है? ये पटियाला में होता है। मध्य प्रदेश का साई का हेडक्वार्टर कहां है? भोपाल में है। इसका प्रशिक्षण कहां पर होता है? ये धार में होता है। तो ये 4 सवाल बन सकते हैं। साई का हेडक्वार्टर कहां? दिल्ली। कब बना? 1984 में। प्रशिक्षण कहां पर होता है? पटियाला में और तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम तो बहुत कम पहुंच पाते हैं हम, पटियाला जरूर पहुंच जाते हैं। तो इसका मेन जो जगह है ट्रेनिंग का वो पटियाला है। एमपी में कहां पर है हेडक्वार्टर? भोपाल में है। प्रशिक्षण कहां दिलाते हैं? धार में दिलाते हैं। रानीताल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जबलपुर से संबंधित है। रानीताल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जबलपुर में प्रस्तावित है। चलिए, जबलपुर में प्रदेश का पहला वेलोड्रोम बनेगा, और वेलोड्रोम का संबंध किससे है? ये साइकिलिंग से संबंधित है। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया याद रखना, रानीताल जबलपुर याद रखना, और पहला वेलोड्रोम हमारा जबलपुर में बनने वाला है। चलिए, मध्य प्रदेश के हॉकी के खिलाड़ी थे लतीफ अनवर,
और लतीफ़ अनवर साहब बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने। एक बहुत सरल सा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पाकिस्तान के कप्तान बनने वाले लतीफ़ अनवर किस राज्य से संबंधित हैं? मध्य प्रदेश से हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा, मध्य प्रदेश के वो कौन से हॉकी के खिलाड़ी हैं जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान बने? वो लतीफ़ अनवर हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर क्रिकेट खिलाड़ी कैप्टन मुश्ताक अली प्रथम ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने विदेशी धरती पर शतक बनाने का गौरव हासिल किया था। विदेशी धरती पर मतलब इंग्लैंड में इनके द्वारा पहला शतक बनाया गया था। इसीलिए इनके सम्मान में कैप्टन मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। फिर से बोलते हैं, हॉकी के खिलाड़ी लतीफ़ अनवर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बने जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंधित थे। इंदौर के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं कैप्टन मुश्ताक अली। कैप्टन उनके नाम के आगे लगाया जाता था, मुश्ताक अली इनका नाम है। ये पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर शतक बनाया। मध्य प्रदेश का एकमात्र आदिवासी खेलकूद विद्यालय अलीराजपुर जिले में है। हमने हॉकी हॉस्टल के बारे में पढ़ा था, नरसिंहपुर में है, और आदिवासी खेलकूद विद्यालय अलीराजपुर जिले में है। अलीराजपुर यहाँ की 89% आबादी कैसी है, अनुसूचित जनजाति है, और प्रतिशत के मामले में अलीराजपुर पहले नंबर पर आता है। चलिए, 2006 में महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना की गई थी। वर्ष 2006 में प्रदेश की राजधानी भोपाल की बड़ी झील के जल पर क्रीड़ा पर देश का पहला सेलिंग स्कूल की स्थापना की गई। इंदौर को खेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम के हैं क्या। देखिए, महिला हॉकी कब बनी? 2006 में बनी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्वालियर में है। वर्ष 2006 में पहला सेलिंग स्कूल भोपाल की बड़ी झील पे खोला गया है। देश का पहला सेलिंग स्कूल है। मध्य प्रदेश की जो खेल राजधानी है ये इंदौर कहलाता है। खेल राजधानी के नाम से आपका इंदौर फेमस है। हॉकी भोपाल वंडर से यहाँ की टीम, जीवाजी राव क्लब है ग्वालियर का, भगवंत राव क्लब टीकमगढ़ से संबंधित है, और कल्याण मिन इंदौर से संबंधित है। ये हमारे कुछ क्लब है हॉकी के, नाम पूछा जा सकता है। भोपाल वंडर्स क्या है? हॉकी का क्लब है। कहाँ पर? भोपाल में। जीवाजी राव क्लब कहाँ है? ग्वालियर में। किससे संबंधित है? हॉकी से। भगवंत क्लब टीकमगढ़ में है, तो टीकमगढ़ वाला बन सकता है, और कल्याण मिल से भी सवाल आपका बन सकता है। देखिए, हम काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है स्पोर्ट के, इनको पढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से सवाल बनते हैं हमेशा, यहाँ से हमेशा सवाल बनते हैं। आप इन पे फोकस करते रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें, और हम पूरे स्पोर्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल अगर पेपर में बनता है एक लेक्चर से, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, और आपके फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए, अब देखिए, मध्य प्रदेश में पुरुष के 2 एसोसिएशन है हॉकी के। एक तो भोपाल हॉकी एसोसिएशन ऐशबाग स्टेडियम में है, और मध्य प्रदेश हॉकी स्टेडियम ये जबलपुर में है। तो क्वेश्चन क्या बनेंगे? देखो, भोपाल वाला तो ऐशबाग नो इशू, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश हॉकी परेशान कर सकता है। क्यों परेशान कर सकता है? क्योंकि ये जबलपुर में है। जबलपुर में है मध्य प्रदेश हॉकी क्रिकेट स्टेडियम। एक चीज याद रखना, जो भी अकादमियां ट्रांसफर हुई हैं जबलपुर से, ग्वालियर से, ये सब इंदौर आई हैं। अगर कोई अकादमी में जबलपुर नहीं मिलता है तो इंदौर ऑप्शन के तौर पर चूज कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश महिला हॉकी की 3 प्रदेश स्तरीय कमान है। न्यू मध्य प्रदेश वीमेंस हॉकी एसोसिएशन भोपाल में है, महाकौशल हॉकी एसोसिएशन ये जबलपुर में है, मध्य भारत हॉकी एसोसिएशन ये भी जबलपुर में है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, हॉकी की 3 प्रदेश स्तरीय कमान है, पुरुषों के 2 हैं, महिलाओं के 3 हैं। कहां पर हैं आपको बता दिया है। चलो, भोपाल में 2008 में एक खेल पंचायत का आयोजन किया गया था। 2008 से लेके
2012 का दौर पंचायतों के दौर के नाम से जाना जाता था। मामा ने अलग अलग वर्गों के लोगों को भोपाल बुलाया, उनसे बातें की, उनकी परेशानियों का सुना। तो खेल पंचायत 2008 में आयोजित की गई थी। इसमें महू, इंदौर और सिवनी में प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी। अभी तक काम नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तो बन सकता है। ओलंपिक में दाऊ, उदय भान, असलम शेर खान, ये 1976 के ओलंपिक मॉन्ट्रियल में खेलने गए थे। असलम शेर खान बैतूल से सांसद भी रहे हैं। असलम शेर खान बैतूल से सांसद रहे हैं। दाऊ, उदय भान, असलम शेर खान, इन्होंने 1976 ओलंपिक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। सवाल बनेंगे भाई, यहां से सवाल बनने वाले हैं, इन पे फोकस करना। चलिए, महू के किशन लाल और शंकर लक्ष्मण, ये 1948 के ओलंपिक में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। किशन लाल और शंकर लक्ष्मण ये भी हमारे हॉकी के प्लेयर हैं और 1948 के ओलंपिक में एमपी की लीडरशिप कर चुके हैं। ये आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय अब्दुल्ला खान हॉकी का टूर्नामेंट है। तो अब्दुल्ला खान जो टूर्नामेंट है, ये हॉकी से संबंधित है। इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसका आयोजन एस वाग स्टेडियम भोपाल में हो चुका है। तो पूछा जाएगा, अब्दुल्ला खान हॉकी का अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है, इसका आयोजन एमपी के किस स्टेडियम में किया गया है? एस वाग स्टेडियम भोपाल में किया गया है। ग्वालियर में प्रति वर्ष रूप सिंह गोल्ड हॉकी का कप होता है। तो रूप सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है और इसका आयोजन ग्वालियर में हर वर्ष होता है। रूप सिंह कौन है? मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई हैं। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें आप हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। चलिए, टीकमगढ़ से मुन्ना सिंह और जबलपुर से मुखर्जी के नाम भी उल्लेखनीय हैं। मुन्ना सिंह और मुखर्जी ये भी आपके पास क्या थे? हॉकी के शानदार प्लेयर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट। अब देखो, क्रिकेट से सवाल बनते हैं, क्रिकेट से काफी सारे सवाल बनते हैं, जरा आप इन पे फोकस करना, है ना। क्रिकेट से काफी सारे सवाल बनते हैं, आप जरा इन पे फोकस करिएगा कि कौन सा सवाल यहां से आपका बन सकता है। चलो, क्रिकेट का सबसे पुराना क्लब पारसी क्रिकेट क्लब है, 1890 में बना था और ये इंदौर में था। ये दुनिया का दूसरा क्रिकेट क्लब है। भारत का पहला है, दुनिया का दूसरा है। पहला बड़ा मैच सेंट्रल एकादश और एमसीसी के बीच 1934 में खेला गया था। 1934 में खेला गया था और यहीं से रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। भारत में रणजी ट्रॉफी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, 1934 से खेला जाता है। ये देखिए, रणजी ट्रॉफी 1934 में खेला गया। पहला मैच 1935-36 में सेंट्रल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंदौर में खेला था। तो रणजी ट्रॉफी नेशनल टूर्नामेंट है, 1934 से स्टार्ट किया गया है। पहला मैच 1935-36 को खेला गया है ऑस्ट्रेलियाई टीम और सेंट्रल इंडिया टीम के खिलाफ। इसको इंदौर में खेला गया था। 1941 में यशवंतराव होलकर ने कर्नल सी के नायडू नेतृत्व में एक होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की, जो बाद में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से जाना गया। तो पारसी क्रिकेट क्लब, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, ये कुछ नाम हैं, आप याद रखेंगे इनको। चलिए, क्रिकेट एसोसिएशन बना, मेजर एमएम जगदाले इसके प्रथम सचिव थे। तो एमएम जगदाले का नाम कोई पूछ सकता है, इसके पहले सचिव बने हैं। संजय जगदाले इंदौर से हैं और राष्ट्रीय क्रिकेट चयन समिति के सदस्य रह चुके हैं। नेशनल जो सिलेक्टिंग कमेटी है क्रिकेट की, उसका मेंबर कौन बना मध्य प्रदेश से? ये संजय जगदाले बने हैं। संजय जगदाले किस जिले से हैं? ये इंदौर के रहने वाले हैं। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजनेता ज्योतिराज सिंधिया के फादर माधवराव सिंधिया जी बीसीसीआई के चेयरमैन रह चुके हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में सौरभ गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन हैं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया 2014 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं। नरेंद्र हिरवानी इंदौर से संबंधित हैं। 1987-88 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम है। नरेंद्र हिरवानी ने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट किया था, स्पिन बॉलर थे और एक ही मैच में 16 विकेट लेकर चले गए वेस्ट इंडीज के खिलाफ। उसके बाद सफलता इसको मेंटेन नहीं कर पाए और ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं की फिर इन्होंने। तो नरेंद्र हिरवानी क्रिकेट से संबंधित हैं। 1987-88 वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 16 विकेट लेकर चर्चा में आए थे। आगे बढ़ते हैं। अमे खुरसिया, अमे खुरसिया या अभय खुरसिया एक ही नाम है इनका। ये इंदौर से हैं। 2003 के वर्ल्ड कप के लिए इनका चयन किया गया था। राजेश्वरी ढोलकिया इंदौर से हैं ये और भारतीय महिला टीम में इनका चयन हुआ था। तो अमे खुरसिया इंदौर 2003 के वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ था लेकिन खेल नहीं पाए थे। राजेश्वरी ढोलकिया ये इंदौर से हैं और भारतीय महिला टीम में इनका चयन हुआ था। भगवान दास, विजय नायडू, अशोक जगदाले, रमेश भाटिया, नरेंद्र मेनन, सुबोध सक्सेना, चंदू सरवटे, संध्या जैन, संध्या अग्रवाल ये क्रिकेट के कुछ अन्य खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों के नाम जरूर पूछे जाएंगे भाई साहब, तो याद रखना आप अगर अशोक जगदाले, रमेश भाटिया, चंदू सरवटे, संध्या जैन, संध्या अग्रवाल, सुबोध सक्सेना, नरेंद्र मेनन, इनके नाम तो आप याद रख ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में है। भर्ती सूचना प्रशिक्षण केंद्र भोपाल ग्वालियर में है। सुशील दोषी प्रसिद्ध क्रिकेट के कमेंटेटर रहे हैं। क्रिकेट के फेमस कमेंटेटर कौन है जो एमपी से हैं, इंदौर से हैं? सुशील दोषी हैं। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ है? इंदौर में है। भर्ती सूचना प्रशिक्षण केंद्र भोपाल और ग्वालियर में देखने को मिलेगा। सुशील दोषी कमेंटेटर हैं, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए, बैडमिंटन। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना 1946 में की गई है। हेड क्वार्टर जबलपुर में है। मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन 1948 में, हेड क्वार्टर ग्वालियर में है। बैडमिंटन एक इंडोर गेम है। जबलपुर, रतलाम, ग्वालियर, उज्जैन, कटनी, इंदौर में इंडोर स्टेडियम है। तो क्वेश्चन बनेगा ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिन जिलों में इंडोर स्टेडियम देखने को मिलते हैं। पहले फोकस कीजिए, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1946 में की गई है। हेड क्वार्टर जबलपुर में है। मध्य भारत बैडमिंटन एसोसिएशन 1948 में बना। हेड क्वार्टर ग्वालियर में है। एक इंडोर गेम होता है। जबलपुर, रतलाम, ग्वालियर, उज्जैन, कटनी, इंदौर में इंडोर गेम देखने को मिलेंगे। हमारे पास दो प्रकार के गेम होते हैं, एक इंडोर गेम, एक आउटडोर गेम। इंडोर घर में खेलते हैं, आउटडोर घर के बाहर खेलते हैं। चलिए, बैडमिंटन गुलाब राय चड्डा कप, यश कप, राजेंद्र सिंह कप, राधेश्याम कप, ट्रिपल क्राउन शील्ड और एमपी जैन कप, ये बैडमिंटन के कुछ फेमस कप हैं। जरा इन पे फोकस करना। गुलाब राय चड्डा कप, यश कप, राजेंद्र सिंह कप, राधेश्याम कप, ट्रिपल क्राउन शील्ड और एमपी जैन कप। टेनिस, चलिए, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर में है। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन 1957 में बना। हेड क्वार्टर जबलपुर में है। इंदौर राज्य टेबल टेनिस का प्रमुख केंद्र है। अगर पूछा जाए अब टेबल टेनिस का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, ये इंदौर में बन चुका है और इसकी स्थापना जबलपुर में की गई थी। जाल गोदरेज इंदौर से हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इनका उपनाम है। ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। जाल गोदरेज इंदौर से संबंधित हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाने जाते हैं। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। रिंकू आचार्य, ये आपकी जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप की विजेता रही हैं। रीता जैन जूनियर राष्ट्रीय विजेता हैं। तो देखो, जाल गोदरेज
रिंकू आचार्य और रीता जैन तो हमको याद हो जाएंगे, ये तो गलत होने वाले नहीं हैं। मध्य प्रदेश के बैडमिंटन के प्लेयर हैं ये। लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में अवस्थित है, ये ग्वालियर में है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। आप एमपी एड और बीपी एड जैसे कोर्स यहाँ पर कर सकते हो। स्पोर्ट में जाकर अगर आपको डॉक्टरेट करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, मास्टर्स करनी है, तो आप जाइए कहाँ पर, हमारे लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में। शतरंज, देखिए शतरंज को किसने संरक्षण दिया, आप बता सकते हैं। होलकर राजवंश ने शतरंज को संरक्षण प्रदान किया। तो पूछा जाएगा ऐसा कौन सा राजवंश था मध्य प्रदेश का जिसने शतरंज को संरक्षण दिया। होलकर। इंदौर प्रमुख केंद्र है, होलकर ने इंदौर प्रमुख केंद्र है शतरंज का। रफीक खान मध्य प्रदेश की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर रहे हैं, राष्ट्रीय शतरंज विजेता रहे हैं। तो शतरंज के इतने सारे प्लेयर्स नाम मैंने आपको याद कराए थे, अगर आप सबको भूल भी जाते हैं तो भी रफीक खान का नाम याद रखना है, क्योंकि रफीक खान ऐसे प्लेयर हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं शतरंज और एमपी से हैं, नेशनल चैंपियन रहे हैं किसमें, शतरंज में। चलिए फुटबॉल। नई दुनिया समाचार पत्र द्वारा प्रतिवर्ष नेहरू फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, इंदौर में कराई जाती है। तो फुटबॉल से संबंधित नेहरू फुटबॉल प्रतियोगिता है, ये राष्ट्रीय स्तर पर होती है। नई दुनिया ग्रुप कराता है, इंदौर में इसका आयोजन होता है। कुश्ती। पप्पू यादव विश्व के जूनियर स्वर्ण पदक विजेता है। कृपा शंकर पटेल एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। रामचंद्र हिंद केसरी किताब लिखी है इन्होंने। तो कुश्ती से संबंधित 3 प्लेयर के नाम याद रख लीजिए। पप्पू यादव विश्व कप के जूनियर स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं ये। कृपा शंकर पटेल एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है कुश्ती में। और रामचंद्र हिंद केसरी इन्होंने किताब लिखी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खो खो। नीलिमा सारूलकर और सुषमा सारूलकर ये प्लेयर्स रही हैं खो खो की। सवाल यहां से बन सकता है। तैराकी, बजरंगी प्रसाद लगातार 6 वर्ष तक नेशनल चैंपियंस रहने वाले प्लेयर कौन है, बजरंगी प्रसाद हैं। संबंध किससे है, तैराकी से। नीलिमा सारूलकर खो खो की खिलाड़ी हैं, सुषमा सारूलकर खो खो की खिलाड़ी हैं। अर्पणा और अमृता जो आपके पास तिवारी थी, ये भी किसके थे, खो खो के प्लेयर थे। चलिए टेनिस। ऐश्वर्या अग्रवाल टेनिस से संबंधित है। नई खेल नीति 2005 सवाल नहीं बनेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं जो 2019 की खेल नीति है इसको। इससे पहले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो ओलंपिक में शामिल हुए हैं, इनका विवरण एक बार देख लीजिए। सवाल बनने की पूरी संभावना है यहां पर। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट हुए हैं, ये कहां से थे समझते हैं। चलिए देखो, कैप्टन रूप सिंह ये तो ग्वालियर से हैं। असलम शेर खान भोपाल से हैं। किशन लाल कप्तान रहे हैं, ये भी भोपाल के हैं। एहसान मोहम्मद खान भोपाल हैं। अख्तार हुसैन भोपाल, आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे। हबीर और रहमान भोपाल, आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे। शंकर लक्ष्मण गोली के नाम से जाने जाते हैं, महू अंबेडकर नगर में रहते हैं ये। चलो, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक में। रूप सिंह ग्वालियर से हैं। असलम शेर खान ये भी भोपाल से हैं, इन्होंने टू हेल विथ हॉकी बुक लिखी हुई है। किशन लाल कप्तान रहे हैं, भोपाल के हैं। एहसान मोहम्मद खान भोपाल के, देखिए एहसान मोहम्मद खान, अख्तार हुसैन भोपाली, हबीर उर रहमान, ये सब कहाँ के हैं, ये भोपाल के खिलाड़ी रहे हैं। कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान चले गए थे बाद में, सवाल यहां से बन सकता है। चलो, इनाम उर रहमान ये भी भोपाल के हैं। शहजाद जलालुद्दीन रिजवी भोपाल हैं। समीर दाद ये भोपाल के हैं, समीर दाद से क्वेश्चन बनता है हॉकी में। लतीफ उर रहमान भोपाल हैं, आज़ादी के बाद पाकिस्तान टीम में गए। तुषार खांडेकर लंदन ओलंपिक 2012 में खेले। शिवेंद्र सिंह चौधरी ग्वालियर से हैं, लंदन ओलंपिक 2012 में खेले हैं। तो तुषार खांडेकर और शिवेंद्र सिंह चौधरी ये तो नए खिलाड़ी हैं। लंदन ओलंपिक 2012 का भी नया ओलंपिक है, इनसे सवाल तो बन सकते हैं। तो तुषार खांडेकर और शिवेंद्र सिंह चौधरी
इनका नाम याद रखना। तुषार खांडेकर हमारे, ये भी शायद भोपाल से संबंधित हैं, एक बार देख लेना, भोपाल या इंदौर, प्लीज सर्च कर लीजिएगा आप इनको। और शिवेंद्र सिंह चौधरी हमारे ये ग्वालियर से हैं और लंदन ओलंपिक्स 2012 में पार्टिसिपेट किए थे। नई खेल नीति 2019, देखो इतनी सारी गेम्स पॉलिसी आई हैं अभी सरकार के द्वारा। न्यू गेम पॉलिसी 2019, नई खेल नीति 2019 जारी की गई है। हम इसके इंपोर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पर क्या प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, प्रदेश की सबसे नवीन खेल नीति कौन सी है? 2019। पहली खेल नीति कब बनी? 1989, 1989। इसके बाद कब बनी? 1993। फिर कब बनी? 2005। अभी कौन सी है? 2019। इसने कौन सी खेल नीति को रिप्लेस किया है? 2005 की जो स्पोर्ट पॉलिसी थी उसको रिप्लेस किया है। पहली कब बनी थी? 1989। चलिए, इन्होंने क्या बोला है, अगर नेशनल लेवल पर, अगर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है, आप स्वर्ण पदक जीतते हो तो सरकार 5 लाख रुपए की राशि आपको देगी प्रोत्साहन के तौर पर। ये राशि सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी को मिलेगी और खेल अकादमी में आप प्रशिक्षण ले रहे हो, खेल अकादमी भोपाल में आप ट्रेनिंग ले रहे हो। नेशनल लेवल पर अगर आप स्वर्ण पदक जीतते हो, आपको बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी और मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना जरूरी है, खेल अकादमी में प्रशिक्षण आप ले रहे हो। तो गोल्ड के लिए 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। अगर आप, ठीक है, अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीतते हैं तो आपको 3,20,000 रुपए की राशि यहां पर दी जाएगी रजत पदक पर, और कांस्य पदक जीतने वाले पर 2,40,000 रुपए की राशि। तो ऐसे याद कर लीजिए, गोल्ड मेडल 5 लाख, सिल्वर मेडल 3,20 लाख और ब्रॉन्ज मेडल आपको 2,40 लाख रुपए की राशि सरकार प्रोत्साहन के तौर पर आपको देगी। अगर ऐसे अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख, रजत पदक जीतने वालों को 75,000 और कांस्य पदक जीतने वालों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि यहां पर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार अधिकृत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेल उपकरण के लिए 5 लाख रुपए की राशि यहां पर दी जाएगी। देखिए, अगर आप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए सरकार 5 लाख रुपए की राशि देगी, जीवन में एक बार आपको दी जाएगी। ठीक है, एक बार आपको राशि दी जाएगी, याद रखना। यह राशि जीवन में सिर्फ एक बार मिल जाएगी, जबकि जिन खेलों में उपकरण किराए पर लिए जाते हैं उनमें उपकरण लेने के लिए 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। मतलब जिनमें सरकार खुद खरीदती है, किराए पर लेती है, उनमें सिर्फ 2 लाख रुपए की राशि आपको मिलेगी। तो कितना प्यारा यहां से सवाल बन सकता है, कितनी राशि मिलनी है? राशि मिलनी है 5 लाख, जीवन में एक बार मिलेगी। ऐसे गेम जिनमें रेंट पर लिए जाते हैं, इसको आपके पास जो भी इक्विपमेंट होते हैं, उनमें सिर्फ 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। चलिए, खिलाड़ियों को अगर आप विदेश में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यह राशि उन खिलाड़ियों को दी जाएगी जिनकी भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करने की उम्मीद हो, जबकि देश में ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं स्पोर्ट में और बाहर जाकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो सरकार आपको 10 लाख रुपए देने वाली है, और अगर देश में ही आप ट्रेनिंग लेते हैं तो 1 लाख रुपए सरकार आपको सपोर्ट करेगी राशि के तौर पर। चलिए, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों को सरकार 15 लाख रुपए तक का अनुदान राशि उपलब्ध कराएगी। इसमें चीन नेपाल सरकार की रॉयल्टी फीस 8 लाख रुपए पहले दी जाएगी।
रॉयल्टी फीस मतलब अगर आप नेपाल पे हिमालय पे जाते हैं चढ़ने के लिए, तो नेपाल की तरफ से चढ़ना आसान होता है, वहाँ पैसा देना पड़ता है आपको, तो वो सरकार आपको 15 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिसमें रॉयल्टी पहले ही सरकार दे देगी 8 लाख रुपए मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को। चलिए, तो देखो भाई, ये हमारा लेक्चर था गेम्स एंड स्पोर्ट का। उम्मीद है आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। मध्य प्रदेश में जितने सारे आपके पास सवाल बन सकते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स से, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, हमने गेम पॉलिसी को भी पढ़ा है, स्टेडियम भी पढ़ लिए हैं, खिलाड़ी भी पढ़ लिए हैं, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। एवरीथिंग एवरीथिंग कवर किया है। कोशिश करें आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, अपने दोस्तों तक पहुँचाने की, और आपके जो फीडबैक हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे, और आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं, और अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज़ करना है गौरव लाइव। अगर आप गौरव लाइव कोड को यूज़ करते हैं 10% ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी ऐप पर, एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी में। अभी हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है। उस स्कॉलर टेस्ट में टॉप 100 जो विद्यार्थी रहेंगे उन्हें 50% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और वहां से 50% डिस्काउंट लें प्लस सब्सक्रिप्शन पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, खुश रहें और मस्त रहें।